Hello friends. So today we discuss about a new topic that name is life process. This is the first chapter of class 10th. क्लास 10th में ये फर्स्ट चैप्टर है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता है. So first of all we should know about that what is life process. बहुत ही आसान है, नाम में ही डेफिनेशन छुपा हुआ है. नाम पर ध्यान देंगे तो डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद होगा. लाइफ मींस सिंपल बोल सकते हैं जिंदगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, या थोड़ा और स्टैंडर्ड की डेफिनेशन बोले तो बोलेंगे लाइफ इज अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड केमिस्ट्री. लाइफ इज अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड केमिस्ट्री, यानी हमारे जितने भी टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, हम लोग खुद क्यों ना हो, हमारे बॉडी में बहुत तरह का केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन का होना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान है. नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप केमिकल्स रिएक्शन को यानी मोड ऑफ एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं. हम लोग अपने बॉडी में एनर्जी को चेंज कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में. जैसे खाना खाया केमिकल एनर्जी था, वो हमारे बॉडी में गया, रिस्पायरेशन हुआ, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उस एनर्जी को हम डिफरेंट काम के लिए यूज कर रहे हैं. साउंड एनर्जी रिलीज हो रहा है, मस्कुलर एनर्जी रिलीज हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी रिलीज हो रहा है. तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान है कि वो एनर्जी के फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. एंड प्रोसेस मीन्स होता है काम, फंक्शन, वर्क. दैट मीन्स वैसा काम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं. लेकिन यहां पर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे. काम तो बहुत सारे करते हैं हम लोग, चलना फिरना, हंसना, दौड़ना, खाना, ये सब काम है. लेकिन ये सब हमारे लाइफ प्रोसेस का हिस्सा नहीं है. क्यों? क्योंकि लाइफ प्रोसेस में वैसे काम को रखा गया है जिस काम को अगर हम नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे. That means that type of functions which if any living organism cannot perform or do, then that means they will be die. अब ऐसा कौन सा काम होगा जो वो नहीं करेंगे तो मर जाएंगे? तो जैसे खाना, चाहे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, हम लोग बैक्टीरिया की बात करें, प्लांट्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, या बहुत बड़े व्हेल मछली की बात करें, इन सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरे करने के लिए खाना बहुत जरूरी है. ठीक उसी तरीके से रिस्पायरेशन, एनर्जी को फॉर्म करना, प्रोड्यूस करना, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है. ठीक उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम लोग जो चीज एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी चीज हम लोग इंटेक कर रहे हैं, उसके पूरे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना जरूरी है. और हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उस वेस्ट को बॉडी से रिलीज करना भी जरूरी है. तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करेगा तो मर जाएगा. दिस इंपॉर्टेंट और बेसिक फंक्शन इज नोन एज लाइफ प्रोसेस. सो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? डिफिनेशन का पोर्शन हमारा यही रहेगा, द बेसिक प्रोसेस विच आर परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सस्टेन देयर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट. दैट मीन्स अर्थ पर जिंदा रहने के लिए जो बेसिक काम वो करते हैं, उस बेसिक काम को बोलते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस. जैसे एग्जांपल न्यूट्रिशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे काम बहुत ही जरूरी है. कोई ऐसा लिविंग बीइंग नहीं है जो नहीं करेगा तो वो जिंदा रहेगा. चलना जरूरी नहीं है, प्लांट्स नहीं चलते हैं, वो लोकोमोशन उनमें नहीं होता है. बोलना जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो नहीं बोलते हैं. डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत सारे एनिमल्स के कैटेगरीज के बारे में, जैसे पॉलीफेरा था, सिउलेंट्रेटा था, सिनेडारिया जिसको बोल रहे थे हम लोग, प्लैटीहेलमिन्थिस, वो बोलते नहीं है लेकिन वो जिंदा है. तो ऐसा काम की बात कर रहे हैं जो बहुत ही जरूरी है, जो बेसिक है, जो नहीं करेगा तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाएगा. उस बेसिक काम को बोलते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस. इज दैट क्लियर? नाउ इंपॉर्टेंस. क्यों इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा लाइफ प्रोसेस का? तो अभी मैंने डिस्कस कर दिया कि अगर वो नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे. ठीक है, ये जिंदा रहने के लिए ये सारे काम को करना बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ बेसिकली 10th क्लास में आपको 4 टाइप्स के लाइफ प्रोसेस के बारे में जानना है. नंबर फर्स्ट इज न्यूट्रिशन.
Number second is respiration. Number third is transportation. Number fourth is excretion. अब ये हमारे 10th क्लास का सिलेबस है। इन चारों प्रोसेस के बारे में हम लोग को डिटेल स्टडी करना है। सभी के बारे में हम लोग को वन बाय वन जानना होगा कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पर डिपेंड करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, दैट नेम इज न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। ये चारों के चारों डेफिनेशन का में आप एक लाइन प्रोसेस बिल्कुल ऐड कर देंगे तो वो आपके एक आंसर में एक लाइन को इंक्रीज करेगा। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, सिंपल क्योंकि बेसिक प्रोसेस है, थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक देयर फूड। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाने को खाता है, खाने को लेता है, खाने को खाना एंड देन यूटिलाइज इट इन देयर बॉडी, और अपने बॉडी में उसको यूटिलाइज कर लेना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसा हम लोग खाना खाया, खाने को लेने के बाद हमने उस खाने को अपने बॉडी में यूटिलाइज किया, मसल्स ग्रोथ हुआ, एनर्जी आया, हम बोल पा रहे हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर पा रहे हैं, सो दैट वी कैन से दैट हमने अपने न्यूट्रिशन को पूरा किया। ठीक है, तो कोई भी टाइप्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम लोग बात करें माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया की या फिर मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स और एनिमल्स की, दे नीड न्यूट्रिशन, दे नीड इनटेक देयर फूड फॉर टेकिंग एनर्जी। Is that clear? Now, न्यूट्रिशन में क्या उन्हें मिलता है? तो न्यूट्रिशन से उनको बॉडी मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिनकी उनकी बॉडी की जरूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स। So how can we define nutrients? Nutrients means the component which are present in food. The component which are present in food that provide the nourishment to the body. वैसा कंपोनेंट जो हमारे खाने में मौजूद होता है, जो खाने में मौजूद होता है और हमारे बॉडी को न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। एग्जांपल, सपोज दैट इफ वी इनटेक राइस, देन इन राइस कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट, कार्ब इज प्रेजेंट एंड हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो कार्बोहाइड्रेट है, ना कि राइस है। राइस तो एक जरिया है, एक वे है कि हम कार्बोहाइड्रेट को लेने के लिए राइस यूज कर सकते हैं। दूसरे जगह के लोग वो इडली भी खाते हैं, वो गेहूं का यूज भी करते हैं, या कोई और भी सोर्स का यूज कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को पूरा करने के लिए। तो हमारे बॉडी के नीड कार्ब है और कार्ब को लेने के लिए एक वे है। राइस के अंदर कार्ब प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। इज दैट क्लियर? नाउ जस्ट लाइक अ सेकंड एग्जांपल, पल्सेस और दाल, इसमें होता है प्रोटीन। ठीक है, ये आपका पल्सेस खा रहे हैं हम लोग, ये न्यूट्रिशन का एक टाइप है, न्यूट्रिशन का एग्जांपल हो सकता है, और प्रोटीन न्यूट्रिएंट का एग्जांपल होगा। ठीक है, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट के टू टाइप्स हैं। नंबर वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड नंबर सेकंड इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो मीन्स ज्यादा, those type of nutrient which are required by body in a large amount or in a large quantity, that is called macronutrient। वैसे न्यूट्रिएंट की टाइप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, या खुद अगर एग्जांपल ह्यूमन समझे हम लोग, तो ह्यूमन के जरिए ज्यादा अमाउंट में चाहिए, उस टाइप के न्यूट्रिएंट को बोलते हैं हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे एग्जांपल, हमको एनर्जी चाहिए होगा तो हम थोड़ा सा नहीं खाएंगे, हमको उसके लिए अपने बॉडी के अकॉर्डिंगली खाना होता है। कार्बोहाइड्रेट हमको अपने बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग लेना होता है, दैट इज कॉल्ड द मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में तीन चीज आता है, कार्ब, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इज दैट क्लियर? नाउ माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रो जस्ट इसका अपोजिट उल्टा, वैसा टाइप्स का न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी में थोड़े अमाउंट में चाहिए लेकिन रेगुलर चाहिए, थोड़ा चाहिए लेकिन रेगुलर चाहिए, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे एग्जांपल हमारा हो सकता है, होगा टू टाइप्स के होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट।
Number one is the vitamin and number two is the minerals. Vitamins हम लोग को पर डे चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ये नहीं है कि एक दिन में हम लोग एक टाइम 1 किलो सेब खा लेंगे। सेब में विटामिन्स होता है, फल में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो ये थोड़े प्रमाण में हमारे बॉडी को लेकिन पर डे चाहिए होता है, ताकि हमारे बॉडी के वो एंजाइमेटिक प्रोसेस को इंक्रीज करे। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर हम लोग को डिस्कस करना होगा क्लास 11th में, या हाउ द विटामिन्स हेल्प इन आवर बॉडी, तो वो उसमें डिस्कस करेंगे कैसे काम करता है। फिलहाल ये जानिए कि विटामिन्स और मिनरल्स हमारे बॉडी को, मिनरल्स में सॉल्ट लीजिए, सॉल्ट तो हम लोग बहुत ज्यादा नहीं खाते हैं कि भाई 2 चम्मच यूज करेंगे, थोड़ा यूज करते हैं, लेकिन पर डे चाहिए होता है हमारे बॉडी को। अगर हम लोग को 2 बार 4 बार लूज मोशन या वोमिटिंग हो जाए, हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी से पानी निकल गया, यानी हमारे बॉडी का सॉल्ट जो है वो निकल गया। तो इसके निकलने से क्या होगा, हम लोग को वीकनेस आने लगता है। ये मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये माइक्रो मॉलिक्यूल से बहुत थोड़ा चाहिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? नाउ how many types of nutrition? There are 2 types of nutrition. Number one is autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, and number 2 is heterotrophic nutrition. Auto means होता है self. Tropic means synthesize. ऑटोट्रॉपिक मीन्स होता है वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी इनको खाने के लिए, एनर्जी के लिए किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या किसी भी दूसरे सोर्सेस पे निर्भर नहीं करना पड़ता है, डिपेंड नहीं करना पड़ता है। इस चीज को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, जैसे एग्जांपल ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड। ओके, अब ये कैसे होता है इस पर डिस्कस करेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 2 प्रोसेस से पूरा किया जा सकता है। नंबर 1 इज द फोटोसिंथेसिस, दैट मींस लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, एंड नंबर 2 इज द केमोसिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन से वो अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के नाम तो आप बहुत बार सुने हुए होंगे कि ग्रीन प्लांट्स में खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस से, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैं जो केमोसिंथेसिस प्रोसेस से अपने खाने को बना लेते हैं, अपने एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द केमोसिंथेटिक और केमोट्रॉप्स। Is that clear? Now, heterotrophic nutrition. Hetero means other. वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। एंड वैसे लिविंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, दोज टाइप ऑफ प्रोसेस या दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which a living organism depend upon the other living organism for their food, that is called heterotrophs or heterotrophic nutrition. अब इसके भी सब डिवीजन है, 4 टाइप्स के सब डिवीजन है। नंबर 1 इज द सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नंबर 2 इज द parasitic nutrition. Number 3 is the symbiotic nutrition, and number 4 is the holozoic nutrition. तो पहले सबके डेफिनेशन के पोर्शन को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग फोटोसिंथेसिस टॉपिक को डिटेल में जाएंगे। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? सेप्रोट्रॉपिक टाइप है हेटरोट्रॉपिक का, यानी ये भी अपना खाना खुद से नहीं बना रहा होगा, ये भी अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड कर रहा होगा। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया, वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर्स को इनटेक करते हैं, मरे हुए पेड़ पौधों को खाते हैं, दैट इज जानवरों को खाते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेप्रोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल फंगी, वेरी कॉमन एग्जांपल फंगी। नाउ नेक्स्ट is the parasitic nutrition. Parasitic nutrition are those type of nutrition in which a living organism depend upon the host body and they intake their food from there without killing them. Sorry.
पैरासाइट्स वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दैट मींस उनके बॉडी के सरफेस पर रहकर वो यूज कर सकते हैं या बॉडी के अंदर में जाके वो यूज कर सकते हैं, लेकिन उनकी जान नहीं लेते हैं। दैट इज कॉल्ड पैरासाइट्स। एग्जाम्पल, जैसे हमारे बॉडी के ऊपर लीच, वो अटैच हो जाए तो वो हमारे ब्लड को सक करेगा, वो अपने फूड को इनटेक कर रहा है यहां से, लेकिन हमारी जान नहीं ले रहा है, हमको मार नहीं रहा है। विदाउट किलिंग मी they intake their food, they intake their nutrition, they fulfill their nutrition value. That is called the parasites. हमारे बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में बहुत सारे राउंड वॉर्म्स होते हैं, पिन वर्म छोटे बच्चों में होते हैं, लीवर में लीवर फ्लूक्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑल्सो अ पैरासाइटिक इन नेचर। वो हमारे बॉडी से ही न्यूट्रिशन को इंटेक करते हैं लेकिन हमको मारते नहीं हैं। दैट इज ऑल्सो अ पैरासाइट्स। तो इससे पता चला कि पैरासाइट्स टू टाइप्स के हैं। Number one is the ectoparasites and number two is the endoparasites. Ectoparasites and endoparasites. Ectoparasites means those type of parasites which are present on the surface of the body. That is called the ectoparasites. जैसे एग्जांपल में लीचेस है, लाइस है, जूं, ठीक है, ये सब एग्जांपल हमारा ectoparasites का है। Endoparasites, those type of parasites which are present inside the body and they intake their food. That is called endoparasites. Example, roundworm, pinworm, phalangeal worm. ठीक है, lots of examples in endoparasites. Now, next point is symbiotic nutrition. Symbiotic nutrition means those mode of nutrition in which living organism depend on each other. दो डिफरेंट स्पीसीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। इसे बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। इसके एग्जांपल है लाइकेन। जी, एग्जांपल है लाइकेन। इसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है, एक एल्गी आता है और एक फंगी। We know very well algae is a green plant and fungi is a non-green plant. तो algae को खाना बनाने के लिए उसे चाहिए हुआ कुछ सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, etc. और फंगी खाना बना नहीं सकता है। तो ये क्या करता है कि अपने कुछ सब जो चीज खाना बनाने के लिए चाहिए वो सब ये प्रोवाइड करता है और ये खाना बनाता है, खुद भी खाता है और इसे भी देता है। एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है ना, इसी को बोलते हैं लाइकेन और mutual relationship. That is called the symbiotic nutrition. Is that clear? Now, last one is the holozoic nutrition. Holozoic nutrition are those mode of nutrition in which living organism intake their food, digest it, and absorb in their body, and after the utilization, they produce a waste substance or undigested substance which are excreted from their body. That is called the holozoic mode of nutrition. अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खाने को खाता है, चबाता है, खाता है और अपने बॉडी में डाइजेशन के बाद यूटिलाइज कर करके वेस्ट को एक्सक्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसके एग्जांपल हम लोग खुद हैं। हम लोग के बॉडी में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो होता है। ठीक है, हम लोग खाने को खाते हैं, चबाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, वेस्ट प्रोड्यूस होता है और फिर वो वेस्ट हमारे बॉडी से रिलीज होता है। दैट इज कॉल्ड द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, नाउ ये तो हमारा डेफिनेशन पोर्शन हो गया। न्यूट्रिशन का दो टाइप है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद से बना लेता है, इसमें भी दो प्रोसेस से खाना बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड केमोसिंथेसिस। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक 4 टाइप्स के बेसिकली, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक एंड होलोजोइक। नाउ फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द फोटोसिंथेसिस टॉपिक एंड देन आफ्टर वी विल मूव ऑन holozoic nutrition in amoeba or further process. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस, we will discuss about the photosynthesis topic. What is photosynthesis?
अ वेरी कॉमन टॉपिक, आप लोग बहुत बार इसका नाम सुन चुके होंगे, बहुत से क्लासेस में पढ़ा भी होगा, लेकिन थोड़ा चूंकि क्लास 10th है तो थोड़ा डिटेल में इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है और कैसे परफॉर्म होता है। जितना इजी हमें ये लगता है उतना एक्चुअली इजी है नहीं ये, हाँ हाईली बहुत ज्यादा इसमें कम्प्लेक्स प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोड्यूस होगा ग्लूकोज, और साथ साथ इसका जो ऑक्सीजन गैस को भी प्रोड्यूस करता है। तो क्या लगता है आपको, ये गैस मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में कंबाइन हुआ बन गया सॉलिड फॉर्म ग्लूकोज। कितना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं यहाँ पर। हम लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ा होगा पहले कि हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस होता है वो सब एंजाइमेटिक प्रोसेस है। कोई भी काम खुद ब खुद नहीं होता, अपने आप कोई काम नहीं होता है। अभी हम बोल रहे हैं तो सिर्फ हम बोल नहीं रहे हैं, हमारे बोलने के साथ साथ बहुत सारा काम हो रहा है हमारे साथ बॉडी में। हमारा सेल डिवाइड भी कर रहा होगा, डाइजेशन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन के लिए वेस्ट तैयार भी हो रहा है, हमारा ईयर्स अभी एक्टिव है, न्यूरॉन मैसेज को ट्रांसमिट भी कर रहा है। एक टाइम में एक सेल में मोर देन 1000 टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म होता है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारा बॉडी कितना कॉम्प्लेक्स है। तो पेड़ पौधे, एनिमल्स, जो प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स है, वो इतना इजीली में खाना नहीं बना लेते। CO2 इनटेक किया, H2O मिला, खाना बन गया, नहीं। इसमें लंबा प्रोसेस होता है। बेसिकली ये इस प्रोसेस 2 स्टेप में पूरा किया जाता है। नंबर 1 इज द लाइट रिएक्शन एंड नंबर 2 इज द डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, और इसको बोलते हैं हम लोग केल्विन साइकिल। यस, ओके। तो ये प्रोसेस के बारे में ज्यादा डिटेल में हम लोग जानेंगे क्लास 11th में, लेकिन चूंकि टॉपिक है फोटोसिंथेसिस है तो थोड़ा हम लोग को यहाँ पे आइडिया होना बहुत जरूरी है कि आखिर ये काम कैसे करता होगा। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी इस पे लाइट पे डिपेंड करता है ये। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स के अंदर ग्रीन पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं लीफ, बेसिकली लीफ के अंदर जो है एक बहुत सारे पोर्स होते हैं, पोरस स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टोमाटा। ये पोर्स स्टोमाटा जो है वो लीफ के नीचे साइड में डाउनवर्ड एरिया बहुत अच्छे से मिलता है। अगर आप कभी लेबोरेटरी जाइएगा, लेबोरेटरी जाने का मौका मिला तो आप लीफ के नीचे देखिएगा सरफेस पर कभी एक्सपेरिमेंट में कि बहुत ज्यादा स्टोमाटा देखने को मिलता है वहां पे। ठीक है, ये स्टोमाटा जो है वो गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। स्टोमाटा के स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। This pores is called stomata and this cell is called the guard cell which cover the stomata। और इसी guard cell के contraction relaxation की वजह से stomatal pores open और close होते हैं ना। तो स्टोमाटा का काम क्या होता है, वो 2 काम में हेल्प करता है। नंबर 1 CO2 को इंटेक करने में एंड नंबर 2 ट्रांसपिरेशन में, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज करने में। ठीक है, टॉपिक आगे का है लेकिन थोड़ा टॉपिक यहाँ पर है तो मैं इसको डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर क्या होता है कि स्टोमाटा के हेल्प तो वो CO2 को इंटेक करता है और दिन के समय में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ये लाइट रिएक्शन। तो इस टाइम क्या होता है कि फोटोलाइसिस होता है, लाइट पड़ता है और ये वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटते हैं। लाइट के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूटते हैं। यस, और एनर्जी प्रोड्यूस होता है ATP का, और एक और प्रोड्यूस बनता है दैट इज कॉल्ड NADPH। और उसके बाद जो है डार्क रिएक्शन, जब ये सब काम हो जाता है हमारे क्लोरोफिल के अंदर थैलेक्वाइड्स में। ठीक है, 2 पार्ट्स पढ़ेंगे, थैलेक्वाइड्स के अंदर ग्रेना होता है, बाहर के एरिया को स्ट्रोमा बोलते हैं हम लोग। तो थैलेक्वाइड में ये सब काम हो रहा है। जब ये ATP प्रोड्यूस हो गया, NADPH का फॉर्मेशन हो गया, तो डार्क रिएक्शन में यहाँ पर लाइट की जरूरत नहीं है। तो इस पार्ट में क्या होता है कि ये जो H2O अलग अलग हुआ था अब वो रिकम्बाइन होगा, ATP का यूज करेगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है जनरली। ठीक है,
तो ये आपका 2 स्टेप में प्रोसेस होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब सवाल ये उठता है, 2 क्वेश्चन आते हैं दिमाग में कि हमेशा ग्लूकोज ही क्यों बनता है। हम देखते हैं दाल वाले पौधे खाते हैं हम लोग, पल्सेस यूज करते हैं, उसमें प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन कैसे फॉर्म होता होगा, फिर नाइट्रोजनस सब्सटेंस चेंज होता है प्रोटीन में, उसका भी अपना एक स्टेप है। लेकिन हम लोग जनरली चूंकि क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिर्फ ग्लूकोज के बारे में जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो 1 होता है, वो आगे हम 11 में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो आई होप ये आपको छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। ये 2 स्टेप प्रोसेस है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। बहुत से बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है, उन्हें कहना होता है कि लाइट रिएक्शन दिन में होता है, डार्क रिएक्शन रात में होता है। बिल्कुल गलत। रात में फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है। फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस दिन में होता है। रात में रिस्पायरेशन हो सकता है, रिस्पायरेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो दिन रात दोनों टाइम होता है, एनी टाइम होता है रिस्पायरेशन। एनर्जी का प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोड्यूस होता है ताकि वो एनर्जी का यूज कर करके पेड़ पौधे अपना सारे काम को कर सके। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है वो सन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि रात में आधा काम होगा आधा काम दिन में होगा, ठीक है। तो यहां पर 2 स्टेप का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो रहा कि ये डार्क रिएक्शन रात में होगा। लाइट इंडिपेंडेंट है, मतलब लाइट की जरूरत नहीं इसको है, इस पे लाइट की जरूरत पड़ेगी, ये आगे काम को प्रोसेस करके देगा, ये फटाक से एनर्जी में कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाएगा। ये पूरा एक साइकिल फॉर्म में से बहुत से एंजाइम्स काम करता है, रोबिस्को एंजाइम्स काम करता है, बहुत सारी चीजें जो आप लोग आगे 11th क्लास में और डिटेल में जानेगा। अभी हम बहुत कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्लास और बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या बोल रहे हैं सर, ठीक है। तो बहुत इजी वे में समझिए कि फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो 2 स्टेप प्रोसेस है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं, डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं और केल्विन साइकिल बोलते हैं। इसमें H2O जो है वो फोटोलाइसिस से लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयंस में, और डार्क एटीपी का फॉर्मेशन करता है लाइट रिएक्शन में और NADPH बनाता है। डार्क रिएक्शन में फिर से ये CO2 के साथ रिकंबाइन होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और एटीपी रिलीज करता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। लाइफ प्रोसेस का बेसिक फोटोसिंथेसिस तक हम लोगों ने देखा। आज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा पर डिस्कस करेंगे। मुझे आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक इट एंड वो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरा पूरा लेक्चर मिल सके टाइम टू टाइम। थैंक यू।